जय हिंद दोस्तों। टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। CUET 2023 में बीकॉम एंट्रेंस के इकोनॉमिक्स डोमेन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए सब लोग। आज का सेशन, आज का लेक्चर स्टार्ट करें। अभी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिमांड क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, उससे रिलेटेड क्या बिहेवियर होगा। आज हम लोग प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में बात करने वाले हैं। जल्दी चलिए आज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में हमने आपको बताया था कि 6 बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट पढ़ने वाले हैं, रिवेन्यू पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद सप्लाई पढ़ने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी से। चलिए प्रोड्यूसर्स बिहेवियर आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में क्या क्या बातें हमको पढ़ना है। देखिए हम लोग जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 बेसिक यूनिट्स, 3 इंडिविजुअल यूनिट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहला क्या आता है? कस्टमर, फिर क्या आता है? प्रोड्यूसर, फिर क्या आता है? मार्केट। तो हम लोग कस्टमर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में पढ़ चुके। कंज्यूमर बिहेवियर में हमने देखा कि डिमांड के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिमांड में क्या क्या बातें हमको समझनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने देखा, और फिर उसके बाद हमने देखा क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दोनों अप्रोचेस हमने देखे। एक हमारा क्या था? कार्डिनल अप्रोच था, एक ऑर्डिनल अप्रोच था। दोनों अप्रोचेस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रोड्यूसर्स बिहेवियर आज पढ़ने जा रहे हैं। और प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन के पैटर्न को देखेंगे। और प्रोडक्शन का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, आप बताइए सबसे पहला अगर हम कहें कि प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, अगर हम बात करें कि क्या मतलब होता है प्रोडक्शन का, बताइए। मैं आपके सामने यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूं, आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन की मीनिंग आपको बताना है। चलिए अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्शन लिख रहा हूं तो प्रोडक्शन का क्या मतलब आप समझते हैं? कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, या इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन जिसके चारों तरफ सारी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर की सारी बातें रोटेट करती हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके चारों तरफ, जिसके सराउंडिंग्स में सारी प्रोड्यूसर्स बिहेवियर की बातें रोटेट करती हैं, वो है द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन कहा जाता है। यूटिलिटी का मतलब आपको क्या मतलब होता है? यूटिलिटी का मतलब हमने आपको बताया था, यूटिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है एस्टिमेटेड सेटिस्फैक्शन, एस्टिमेटेड सेटिस्फैक्शन। या इसको एक नया टर्म आज मैं दे रहा हूं, इसको याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। एक नया टर्म, इसको कह सकते हैं आप पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन। ऐसी चीजें जिनके अंदर पोटेंशियल हो किसी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का सीधा सीधा मतलब सबसे पहले निकला द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ, क्या कहते हैं? यूटिलिटी।
उपयोगिता का सृजन ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले जो भी क्या कहते हैं उनको दिक्कत हो रही थी, उसके हिसाब से मैं बता दूं, क्या मैंने कहा, उपयोगिता का सृजन। और उपयोगिता का कनेक्शन है किससे, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है, ध्यान आप दीजिए, ठीक है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से कनेक्शन किसका है, उपयोगिता का है। तो उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। और आज हम लोग उत्पादक के व्यवहार के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में सबसे पहले प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि डिफरेंट इनपुट्स, जो टेक्निकली अगर मीनिंग की हम बात करें कि डिफरेंट इनपुट्स का यूज करके, इनपुट्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे इनपुट, जैसे बहुत सारे इनपुट, जैसे क्या, सबसे पहले लेबर आ जाता है। बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप, ये बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पे कह रहा है different input like labor, machines, land, raw material, etc. By combining these inputs in different proportion, firms produce output. मतलब प्रोडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देना क्या है, प्रोडक्शन है। इतनी बड़ी लाइन का मतलब निकल रहा है। और कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, देखिए यहाँ पे और बात लिख दी गई। तो प्रोडक्शन का सीधा सीधा मतलब आपने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लें, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लें तो जिन चीजों से प्रोडक्शन किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, फैक्टर इनपुट कहा जाता है। ध्यान से आप बात समझिए, ऐसे इनपुट्स या ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, उनको फैक्टर इनपुट्स कहा जाता है। तो फैक्टर इनपुट्स कह रहा है दीज फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टर इनपुट्स का मतलब कह रहा है दीज फैक्टर्स इंक्लूडेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये चारों क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। द प्राइसेस ऑफ दीज फैक्टर्स आर, बताइए, लैंड के बदले में क्या रिटर्न मिलता है, रेंट, लेबर के रिटर्न में क्या मिलता है, वेजेस, और कैपिटल के रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनके रिटर्न्स है, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ये चार बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फिर अगर फैक्टर इनपुट्स को हम लोग क्लासिफाई करना चाहें, फैक्टर्स इनपुट्स को क्या करना चाहें, क्लासिफाई करना चाहें, तो बेसिकली हम लोग कितने इनपुट्स, कितने टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब फिर से एक बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन फिर से अराइज होता है कि सर इनपुट्स का मतलब तो हमने समझ लिया कि प्रोडक्शन करने के लिए जिन आइटम्स का यूज होता है उनको इनपुट्स कहा जाता है, इनको फैक्टर इनपुट्स भी कहते हैं। अब इस इनपुट का क्लासिफिकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं सर, क्लासिफिकेशन। और जब किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो उसका बेस पता होना क्या है, इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं, कैटेगराइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट्स का कैटेगराइजेशन है वो सबसे पहला कैटेगराइजेशन है वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेबिलिटी, उनके चेंज होने के अकॉर्डिंग या उनके वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना कोई प्रोडक्ट, कितना कोई इनपुट वेरी करेगा, कितना कोई इनपुट के अमाउंट में चेंज आएगा, इसके बेसिस पे जब हम इनपुट्स को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो क्या आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है क्या, फिक्स्ड इनपुट आ जाता है। क्या आ जाता है, फिक्स्ड इनपुट। उसके बाद आएगा क्या, वेरिएबल इनपुट्स। अब फिक्स्ड इनपुट्स क्या होता है, वेरिएबल इनपुट क्या होता है, इसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। मैं बार बार बताता हूं कि इकोनॉमिक्स की सीयूईटी की जो भी डोमेन सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, ये क्लासेस, ये लेक्चर्स पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी और पीजीटी कॉमर्स के लिए भी, तो उसके एस्पिरेंट्स भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं फिक्स्ड इनपुट्स क्या होता है। इनपुट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट्स। फिक्स्ड इनपुट्स क्या होता है इसके बारे में देख रहे हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या है, फिक्स्ड, ऐसा इनपुट जो प्रोडक्शन में चेंज होने के साथ चेंज ना हो, ऐसा इनपुट या ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
जो प्रोडक्शन में चेंज होने के साथ चेंज ना हो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इनपुट्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने फैक्ट्री रेंट पे लिया तो बताइए रेंट आप पे करने के लिए तैयार हो गए कि हम पर मंथ हम 20,000 रुपीज, हमारा रेंट रहेगा 20,000 रुपीज क्या पर मंथ। तो आप बताइए अब आप चाहे 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें, चाहे 10 यूनिट का प्रोडक्शन करें, चाहे 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करें, चाहे जितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेंगे आपको रेंट कितना देना होगा, 20,000 पर मंथ ही देना पड़ेगा। क्या ये अमाउंट फिक्स है कि नहीं है, बिल्कुल फिक्स है। तो ऐसा इनपुट जो प्रोडक्शन में चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता है उसको फिक्स्ड इनपुट कहा जाता है। देखिए इनपुट विच डू नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में चेंज होने के साथ इनपुट में जब चेंज नहीं आता है ऐसे इनपुट को फिक्स्ड इनपुट कहा जाता है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं रेंट है, और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। बताइए आपने लोन ले लिया बैंक से, उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना है क्या उससे प्रोडक्शन में चेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आपने 10% की रेट से 5 लाख का लोन लिया तो 5 लाख का 10% कितना हो रहा है आपका 50,000, 50,000 रुपए आपको साल भर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी यूनिट्स का प्रोडक्शन करें, चाहे आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें, चाहे आप 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वेरिएबिलिटी के बाद। अगर फिक्स इनपुट के बाद देखें दूसरा तो वेरिएबल इनपुट। अगर वेरिएबिलिटी के बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन देखें तो फिक्स इनपुट्स हो गया, वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट क्या होगा, ऐसे इनपुट्स जो प्रोडक्शन में चेंज होने के साथ चेंज होते हैं, मतलब प्रोडक्शन की क्वांटिटी पे डिपेंड होने वाले इनपुट्स को क्या कहा जाता है, वेरिएबल इनपुट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स, बताइए क्वांटिटी आप रॉ मटेरियल जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा लगेगा, क्वांटिटी उतनी ज्यादा यूज होगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। अगर हम बात करें वेजेस, मजदूरी, तो वो भी जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा वेजेस पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से फ्यूल का भी चार्ज, या जो भी ऐसे इनपुट्स या ऐसे फैक्टर्स आप प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन में चेंज होने के साथ चेंज होते हैं, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होने पे ज्यादा उनकी क्वांटिटी कंज्यूम होती है, कम प्रोडक्शन होने पे कम, तो ऐसे इनपुट्स को वेरिएबल इनपुट कहा जाता है। नाम से आपको क्लियर हो रहा है, सबसे पहला आपने फिक्स इनपुट्स देख लिया, फिर वेरिएबल इनपुट्स देख लिया। प्रोडक्शन यानी आउटपुट में चेंज होने के साथ जो चेंज हो उसको वेरिएबल इनपुट, और जो प्रोडक्शन या आउटपुट में चेंज होने के साथ चेंज ना हो उसको क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड इनपुट कह सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपको एग्जांपल से कोरिलेट करना है। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, फिक्स्ड इनपुट्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब क्या है, वेरिएबल इनपुट्स हैं। तो आप एग्जांपल से अगर याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नॉन फैक्टर्स इनपुट, ठीक है, दूसरा कह रहा है नॉन फैक्टर इनपुट्स, क्या कह रहा है, नॉन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, ठीक है, उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हमने फिक्स इनपुट्स और वेरिएबल इनपुट्स को देख लिया। आगे आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो ध्यान रखिए आप किसी भी चीज के फंक्शन की बात करता है, कोई भी कॉन्सेप्ट के फंक्शन की बात अगर होती है तो आप उसका सीधा सीधा कोरिलेट करेंगे, कि सीधा सीधा उसको कोरिलेट करेंगे। किस चीज से कोरिलेट करने वाले हैं आप सीधा सीधा बोलेंगे फंक्शन का मतलब क्या। जैसे अगर हम बात करें इनपुट्स और आउटपुट्स के रिलेशनशिप को, इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशनशिप की वजह से ही क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। तो कह सकते हैं प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ क्या, इनपुट्स, इनपुट्स का फंक्शन होता है क्या, प्रोडक्शन। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। ध्यान रखिए आप, फंक्शनल मतलब कुछ वर्किंग होती, कुछ आपस में एक दूसरे के बीच में क्या इंटरकनेक्शन होता है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड। तो आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है और इनपुट जो यूज हो रहा है, इनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को, 3 शब्द याद रखिए, इनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। इनपुट जो यूज हो रहा है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो इंटरकनेक्शन रिलेशनशिप होती है, इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप होती है या फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, इसी को क्या कहते हैं आप, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के बाद कह रहा है मैक्सिमम क्वांटिटी, इट एक्सप्रेसेस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद एनी गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। जो भी गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स हैं उनसे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वही क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन कह रहा है कि इज डिफाइंड फॉर अ गिवन टेक्नोलॉजी, किसी गिवन टेक्नोलॉजी में जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कह सकते हैं। मेन बातों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर बताइए हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, इफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा कि नहीं, ऑप्टिमेबल डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन आल्सो इंक्रीजेस। तो जो हमारा अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, ध्यान रखिए आप पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कहता है कि गिवन इनपुट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑब्टेन्ड, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग गिवन इनपुट्स या गिवन रिसोर्सेज एट अवेलेबल, या जो भी क्या कहते हैं एट सर्टेन टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी पे हम अपने इनपुट्स को यूज करके कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को क्या कहा जाता है, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते थे। लेकिन पीपीसी में भी अगर हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो प्रोडक्शन में क्या हो जाता था, इंक्रीमेंट आ जाता था। और अगर हमारी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो रही है, तो उस केस में हमारे प्रोडक्शन में क्या होता था, डिक्रीमेंट आता था। वही बात है यहाँ पे कह रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो हमारा प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, चेंज होगा। प्रोडक्शन फंक्शन को जो दिखाने का तरीका है वो क्या है, इक्वेशन देखिए, क्वांटिटी ऑफ लेबर कैपिटल और कह सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, क्यू एक्स क्या दिखा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, एल से क्या है आपका लेबर है। ठीक है, एल से क्या है लेबर, और उसके बाद के से क्या है कैपिटल। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन अगर बात करें, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ क्या है, प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ क्या है, लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल को यूज करके जितना प्रोडक्शन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेन बातें हैं उस पर आते हैं हम लोग। तो मेन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कशन करना है, जिसको आपको समझना क्या है, जरूरी है। अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपको समझ में आने वाली नहीं है आसानी से। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, बताइए अगर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो दो तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एक क्या होगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। देख लीजिए इसकी मीनिंग आपको क्लियर नहीं होने वाली है आसानी से, लेकिन अभी आप देखेंगे कि दोनों में कितना क्लियरिटी के साथ हम लोग दोनों की मीनिंग को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ध्यान रखिए पहली बात तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन से टाइम पीरियड का कनेक्शन नहीं है। पहली बात क्या है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन से टाइम पीरियड का कनेक्शन नहीं है। एक बात को आप तय कर लीजिए, क्योंकि दिमाग में आता है अभी तक आप शॉर्ट टाइम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आप पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में, तो आपको लगता है कि जो एक साल से रिलेटेड हो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, जो लॉन्ग रन से लॉन्ग टर्म से एक साल से ज्यादा से रिलेटेड उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोलते हैं। लेकिन इसका टाइम पीरियड से कनेक्शन नहीं है। शॉर्ट रन का टाइम पीरियड से क्वेश्चन आता है, क्या शॉर्ट रन का टाइम पीरियड से कनेक्शन है, तो आपका आंसर होगा नो। शॉर्ट रन का किसी भी तरीके से टाइम पीरियड से कनेक्शन नहीं है। तो सर कनेक्शन किस चीज से है, शॉर्ट रन का मतलब हम क्या समझें, शॉर्ट रन का क्या मतलब हम समझें। शॉर्ट रन का यहाँ पे क्या मतलब है, ऐसा टाइम पीरियड, ठीक है, एक साल से कनेक्शन, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें किसी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का केवल एक वेरिएबल, एक फैक्टर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बाकी सारे क्या रहते हैं, वेरिएबल।
अगर किसी ऐसे टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं जहां पे हमारा एक फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, अदर फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल है, ऐसे टाइम पीरियड के या ऐसे पैटर्न के या ऐसे प्रोडक्शन के ट्रेंड को हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ऐसा टाइम पीरियड या ऐसी सिचुएशन, किसी फर्म की ऐसी सिचुएशन जहां पे उसके प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट को या वेरिएबल फैक्टर्स को या वेरिएबल इनपुट्स को चेंज किया जा रहा हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स्ड इनपुट क्या रहेंगे, ध्यान दीजिए आप, फिक्स्ड इनपुट्स कांस्टेंट रहेगा और वेरिएबल इनपुट्स में क्या आएगा, वेरिएबल इनपुट्स चेंज होंगे। बताइए, अगर फिक्स्ड इनपुट्स में फिक्स्ड इनपुट्स कांस्टेंट है, वेरिएबल इनपुट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशन की स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे सिचुएशन जहां पे फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ कैन बी चेंज्ड, ऐसी सिचुएशन जहां पे फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों चेंज हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और अच्छे से थोड़ा सा मीनिंग को समझते हैं। मैंने कहा ऐसी सिचुएशन जहां पे प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए, जहां पे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने वेरिएबल इनपुट्स को केवल चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड इनपुट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पे हम फिक्स फैक्टर के साथ साथ फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को चेंज कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, आप ध्यान से यहाँ पे बात समझिए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, देखिए शॉर्ट रन का एग्जाम्पल, आइए देखते हैं शॉर्ट रन का एग्जाम्पल फटाक से। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए। अगर हम एक फर्म का एग्जांपल ले रहे हैं, फर्म कोई है जिसका फर्म एक्स, इस फर्म में मशीनरी क्या है, कांस्टेंट, एक मशीनरी है। अब बताइए सिंगल मशीन है लेकिन इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है उसको हम क्या कर रहे हैं, कभी हमारा 10 kg यूज हो रहा है, कभी क्या 20 kg यूज हो रहा है, और कभी क्या 30 kg यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मशीनरी क्या है, सिंगल है, सिंगल मशीनरी विथ चेंज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल अगर हम यूज करें तो किसकी स्टडी कर रहे हैं, शॉर्ट रन की स्टडी कर रहे हैं। बताइए प्रोडक्शन में चेंज होगा, कब चेंज होगा, एक ही मशीन है, हम उसमें रॉ मटेरियल 10 किलो डाल रहे हैं, 10 kg अगर डाल रहे हैं, 20 kg अगर डाल रहे हैं, 30 kg अगर डाल रहे हैं, तो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, शॉर्ट रन कहा जाता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे लॉन्ग रन की हम बात करें कि लॉन्ग रन में क्या होगा, तो बताइए लॉन्ग रन में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, देखिए ध्यान से आप, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई फर्म है, फर्म वाई, इसकी मशीनरी भी क्या हो रही है, मशीनरी और रॉ मटेरियल्स, मशीनरी पहले क्या थी, एक मशीन थी, फिर 2 मशीन हो गई, फिर 3 मशीन हो गई। रॉ मटेरियल्स क्या हो रहा था, पहले 10 kg यूज हो रहा था, फिर 30 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरीके से 4 पे फिर क्या 100 kg। इस तरीके से अगर चेंज मशीन में भी आ रहा है जो कि फिक्स फैक्टर है, और रॉ मटेरियल जो कि क्या है, वेरिएबल, दोनों में चेंज हो रहा है। आप बताइए
जब ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी सिचुएशन जहां पे उसके केवल फिक्स फैक्टर, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर नहीं, फिक्स फैक्टर भी चेंज हो रहे हैं लगातार, तो उसको क्या कहा जाता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। जैसे हमने अगर एक बिल्डिंग परचेज किया, सपोज करिए अगर कोचिंग का एग्जांपल लेते हैं, एक बिल्डिंग में कोचिंग चलाए, अब उसमें बताइए एक बिल्डिंग क्या है, फिक्स फैक्टर है, उसमें अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो नोट्स बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो फैंस बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ेंगे। ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम एक बिल्डिंग से दो बिल्डिंग कर दें, दो बिल्डिंग से चार बिल्डिंग कर दें, ये हमारा क्या फिक्स फैक्टर में चेंज आ रहा है, तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों में चेंज होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन बोलेंगे। और जब केवल वेरिएबल फैक्टर में चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ध्यान से बात आप समझिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में आपने डिफरेंस देखा कि ऐसा सिचुएशन जहां पे प्रोडक्शन में चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग इन वेरिएबल इनपुट्स, ऐसे सिचुएशन को शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पे प्रोडक्शन में चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग फिक्स फैक्टर एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर्स, तो उसको क्या कहा जाता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। आप इसको क्या कह सकते हैं, चेंज इन क्या कह सकते हैं, स्केल कह सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चेंज होगा, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, चेंज इन स्केल। और अगर हम दूसरे केस की हम बात करें, दूसरे केस की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कह सकते हैं, चेंज इन क्या, वॉल्यूम। ध्यान रखिए एक नया टर्म भी मिल गया, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कह सकते हैं आप, चेंज इन वॉल्यूम। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को आप क्या कह सकते हैं, चेंज इन स्केल। चलिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन समझने के बाद तीन कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। वो तीनों कॉन्सेप्ट क्या है, आइए उसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए प्रोडक्शन को पढ़ने के लिए आपको तीन बातों को पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी वो तीन बातें हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पे आ सके, क्योंकि आपका टाइम पीरियड जितना बचा हुआ है उसके हिसाब से तो हम चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन को तीन पार्ट में बांटा जाता है। अगर हम प्रोडक्शन के पैटर्न को स्टडी करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग किसका स्टडी करेंगे, टोटल प्रोडक्ट। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवरेज प्रोडक्ट। और फिर हम लोग एवरेज प्रोडक्ट के बाद क्या पढ़ेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। ध्यान से आप बात देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट। तीन बातें हो रही, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, तीनों बातें आप ध्यान से देखिए, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे समझने वाली बातें क्या क्या है, तीनों की, तीनों का मतलब क्या समझना है। ये जो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, क्या सर शॉर्ट रन प्रोडक्शन पढ़ना है या लॉन्ग रन प्रोडक्शन पढ़ना है। तो लॉन्ग रन नहीं पढ़ना है, पहले हम लोग को पढ़ना है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करना है। इसके बारे में बात करना है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करना है। आइए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में देखते हैं टीपी, एपी और एमपी का क्या मतलब होता है। चलिए ऐसे अगर आप समझना चाहें तो पहला तो मीनिंग आप टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जितने भी अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स हैं या जितने भी अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हैं, उनसे जितना क्वांटिटी टोटल प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, टीपी। अगर हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करें, एपी की बात करें, तो एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस यानी टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन अपॉन क्या हो जाएगा, क्वांटिटी यूज्ड या इनपुट कितना, रॉ मटेरियल कितना केजी यूज हुआ। जैसे अगर हम कहें कि 20 टॉयज प्रोड्यूस करने में 5 केजी रॉ मटेरियल्स लगे, तो बताइए एपी कितना आ जाएगा, 4 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक केजी में कितना आउटपुट, कितना प्रोड्यूस किया गया, 4 यूनिट्स ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए। चलिए यहाँ पे टीपी हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए आपको एवरेज और मार्जिनल, ये एवरेज और मार्जिनल टर्म हमेशा इकोनॉमिक्स में आपको हर
हर टॉपिक में आते रहेंगे, चाहे वो कंज्यूमर बिहेवियर आप पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रोड्यूसर्स बिहेवियर पढ़ रहे हो, और चाहे आप मार्केट पढ़ रहे हो। तो एवरेज, टोटल और मार्जिनल, तीनों का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए। टोटल का मतलब तो आप समझते हैं, एवरेज का भी मतलब क्या, टोटल को अगर नंबर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल का मतलब एक और यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से, एक और यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से। क्या वॉइस नहीं ठीक जा रही क्या मेरी? चलिए, सही से जा रही होगी वॉइस। हमने क्या आपको बताया, हमने आपको बताया कि मार्जिनल का मतलब होगा एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है एक और यूनिट किसी क्वांटिटी का प्रोड्यूस करने की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे एवरेज, टोटल और मार्जिनल तीनों को हम लोग फटाफट देखते हैं एक टेबल की हेल्प से। उस टेबल को आइए पता लगाते हैं कहाँ पे दिया हुआ है वो टेबल। अच्छा, फटाफट पहले देख लीजिए क्या मतलब है टीपी, एपी और एमपी का, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, टीपी, देखिए टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टीपीपी कह रहा है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट इसको कहते हैं आप वेरिएबल इनपुट्स। कह रहा है इट इज डिफाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में टोटल क्वांटिटी जितना प्रोड्यूस किया गया उसको क्या कह सकते हैं, टीपी कह सकते हैं। कह रहा था शेप ऑफ टीपी, अभी हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में कि शेप ऑफ टीपी क्या होगा। दूसरा क्या कह रहा है, एवरेज प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे टीपी कह रहा है समेशन ऑफ एमपी, ठीक है। अभी इसका भी रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या कह रहा है, आइए उसके बारे में पहले देख लेते हैं। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब बता रहा है इट इज द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, और इसको फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है, टीपी अपॉन एल, या टीपी अपॉन क्या कह सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल यूनिट्स यूज्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, टीपी अपॉन क्यू। अब मार्जिनल, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। ध्यान रखिए, अगर हमने 1 kg रॉ मटेरियल्स लगाया तो इससे हमारे 10 खिलौने बन रहे थे। 2 kg हमने रॉ मटेरियल्स लगाया तो इससे हमारे 25 खिलौने बन रहे हैं। आप बात समझिए, अगर 1 kg रॉ मटेरियल से 10 टॉयज हम प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, और 2 kg रॉ मटेरियल से हम लोग 25 kg रॉ मटेरियल 25 टॉयज हम लोग प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम लोग अगर देखें तो क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स कितना चेंज हो रहा है, बताइए। क्वांटिटी ऑफ इनपुट चेंज हो रहा है, एक से कितना, 2। तो अगर एक से यहाँ 2 चेंज में इसमें चेंज कितना आ रहा था, 15। तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 15 यूनिट्स हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वही बातें आपको लिखा हुआ है, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन एज रिजल्ट ऑफ अ यूनिट चेंज इन इनपुट। एक यूनिट इनपुट में चेंज होने की वजह से, एक यूनिट इनपुट में चेंज होने की वजह से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। एडिशनल आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशनल आउटपुट, आप ध्यान से सुनिए, एडिशनल आउटपुट की हम लोग बात कर रहे हैं। एक यूनिट ऑफ इनपुट्स में चेंज होने की वजह से टोटल आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। एमपी से इसको डिनोट करते हैं। चलिए, कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो एमपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन या टीपी, डेल्टा टीपी अपॉन क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर या क्वांटिटी ऑफ इनपुट। इनपुट्स में चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, इसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं। ध्यान रखिए, ये इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ग्राफ की बात कर लेते हैं। सर ग्राफ यहाँ पे तो बना ही नहीं है, केवल लिखी लिखी बातें दिखा रहा है। आइए ग्राफ के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, अगर हम ग्राफ की बात करें, देखिए ना, ग्राफ ऑफ टीपी, एपी एंड एमपी, तीनों के ग्राफ को हम लोग समझते हैं, फटाफट आ जाइए, ठीक है।
तीनों के ग्राफ को हम लोग समझते हैं। बताइए सबसे पहले अगर हम टोटल प्रोडक्ट के ग्राफ, प्रोडक्शन की ग्राफ की बात करें, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में देखिए हमारा यूनिट ऑफ लेबर, यूनिट ऑफ लैंड क्या है, कांस्टेंट है। हमने कहा था कि हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां पे फिक्स फैक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज आता रहेगा, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज होगा। तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लैंड क्या बता रहा है, 1 1 1 बता रहा है। उसके बाद यूनिट ऑफ लेबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। ध्यान से देखिए चेंज किस में आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, वेरिएबल इनपुट्स में। अगर अगर हम एक यूनिट ऑफ लैंड और एक लेबर के साथ प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर अगर हम एक यूनिट ऑफ लैंड और 2 यूनिट ऑफ लेबर के साथ प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, 5 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से 3 के साथ 9, 4 के साथ 12। आप देखिए 2 5 9 12 14 15 15 14, क्या पैटर्न आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्या लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाँ सर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद 15 के बाद क्या हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है। मतलब लगातार बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम टीपी का ग्राफ बनाना चाहें, अगर हम लोग टीपी का ग्राफ बनाना चाहें तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। ध्यान से देखिए आपको मैं ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट। आउटपुट को हम लोग कह सकते हैं क्या, प्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। आउटपुट को हम लोग प्रोडक्शन कह सकते हैं। और हमने देखा कि लगातार क्या हो रहा, ये हमारा किसका हो जाएगा, टीपी का ग्राफ हो जाएगा। लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। लगातार हमारा ग्राफ अगर बढ़ता है उसके बाद घटता है तो उसको क्या कह देंगे, टीपी कह देंगे। आइए टीपी के बाद आप दूसरे दूसरे पार्ट में बात करते हैं हम लोग। देखिए एमपी तो यहाँ दिया ही नहीं है, लेकिन हम लोग एमपी यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एमपी निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, एमपी एमपी दिया हुआ है, एपी हम लोग निकालते हैं। आइए एपी फटाक से निकालते हैं। एपी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2/1 कितना हो जाएगा, 2। फिर उसके बाद 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5। फिर 9/3 कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, 12/4 कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, 14/6 कितना हो जाएगा, 2.3 के राउंड लगभग। फिर 15/7 कितना हो जाएगा, 2.1 के राउंड। फिर उसके बाद 14/8 कितना हो जाएगा, 1.7। आप एपी का पैटर्न यहाँ देखिए, आपके टीपी अपॉन, बताइए एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का फॉर्मूला सर होता है टीपी अपॉन क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो एपी इक्वल्स टू टीपी यहाँ पे दिया हुआ है आपको, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिया हुआ है लेबर का। अगर आप डिवाइड करते जाएंगे तो आपका क्या निकल आएगा, एपी निकल आएगा। एपी का पैटर्न आप देखिए, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ अगर हम बनाना चाहें, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें किसका, एपी का, तो एपी का ग्राफ ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे क्या, आउटपुट। और अगर हम बात करें तो हमारा लगातार क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ के क्या हो रहा है, घट रहा है। ये हमारा हो जाएगा एपी कर। लगातार बढ़ा उसके बाद क्या हो गया, घट गया, हमारा क्या हो गया, एपी। अब आइए बात करते हैं किसके बारे में, एमपी के बारे में बात करते हैं। लेकिन एमपी के बारे में बात करने से पहले, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले इसके ट्रेंड को समझते हैं। बताइए, पहले 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद फिर क्या, 3 2 1 0 और -1। पहले क्या हुआ, बढ़ा, और उसके बाद क्या हुआ, घटा। हमको एक चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा। हमको क्या चीज समझना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि टीपी और एपी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। टीपी एंड एमपी का साथ साथ ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम यहाँ पे टीपी का ग्राफ बना देते हैं। एक्स यहाँ पे क्या है, आउटपुट या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे क्या है, क्यू। बताइए, हमने देखा ये क्या है, हमारा टीपी है।
फिर अगर हम इसी के जस्ट नीचे एमपी का ग्राफ बनाना चाहें, मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ बनाना चाहें, ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, यहाँ पे क्या है, आउटपुट। ध्यान से आप बात देखिए, अगर हम देखते हैं वहां पे, देखिए ना, जब हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 2 से 3, 3 से 4। लेकिन उसके बाद क्या होना हो गया, जब हमारा 9 से 12 हुआ, इधर टीपी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा, टीपी बढ़ रहा है लेकिन दो तरीके से बढ़ रहा है। ध्यान रखिए, इंक्रीज होना दो तरीके से होता है। एक इंक्रीज होना क्या, इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीजिंग रेट एक हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग रेट और दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रेट। ध्यान से आप बात देखिए, एक होता है बढ़ती दर से बढ़ना और एक होता है घटती दर से बढ़ना। तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, यहां तक क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। देखिए पहले जीरो से क्या हुआ, 2। ध्यान से बात आप समझिए, जीरो से कितना हुआ, 2, 2 से कितना हुआ, 5। बताइए पहली बार में 2 बढ़ा, लेकिन दूसरी बार में कितना बढ़ गया, 3, क्योंकि 2 में 3 ऐड करेंगे तब 5 आएगा। फिर उसके बाद 5 से कितना हो गया, 9। देखिए इससे पहले 3 बढ़ा था, अब कितना हो गया, 9, यानी 4 बढ़ गया। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना। लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना क्या होता है, देखिए 9 के बाद क्या हो रहा है, 12, बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ कैसे रहा है, घटती दर से, डिक्रीजिंग रेट से। इससे पहले कितना बढ़ा था, 4, लेकिन अब कितना बढ़ रहा है, केवल 3, क्योंकि 12 में 3, 9 में 3 जोड़ेंगे तभी कितना आएगा, 12 आएगा। फिर उसके बाद 12 से कितना हो रहा है, 14। देखिए बढ़ा, लेकिन क्या बढ़ा, डिक्रीजिंग रेट से, 2 ही बढ़ा। फिर 14 से कितना हुआ, 15, 1 ही बढ़ा। फिर 15 से 15 रह गया, कांस्टेंट रहा। फिर 15 से कितना हो गया, 14, डिक्रीज होने लगा। ये हमारे टीपी का क्या है, पैटर्न है, टोटल प्रोडक्ट का क्या है, पैटर्न है। ध्यान से बात आप देखिए, तो यहां तक का हमारा जो ग्राफ है उसको इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना कहते हैं, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना कहते हैं, फिर इसको डिमिनिशिंग कहते हैं। डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज होने लगता है। इसी पैटर्न पे हम लोग आइए एमपी को बनाते हैं, अपने मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर हम बात करें तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है। हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। ध्यान रखिए, यहां तक हमारा टीपी क्या हो रहा था, यहां तक हमारा टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। यहां तक क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। यहां पे हमारा टीपी क्या है, मैक्सिमम है। इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से आप बात देखिए, जब हमारा टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा तब हमारा एमपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब हमारा टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा तब हमारा एमपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब हमारा टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा तब हमारा एमपी क्या होगा, घटने लगेगा। और जब हमारा टीपी डिक्रीज होने लगेगा तब हमारा एमपी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये एमपी कर्व है और उसकी रिलेशनशिप है। और इसी को 3 स्टेज में बांट देते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से आप बात देखिए, इसको, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। हमने आपको बताया कि जब हमारा टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है तब हमारा एमपी भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। यहां से यहां तक की बात है। और जब हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है तब हमारा एमपी क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। और जब हमारा टीपी डिक्रीज करने लगता है, डिमिनिशिंग होने लगता है, तब हमारा एमपी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये हमारे 3 रिलेशनशिप हैं, किसके बीच में, टीपी एंड एमपी के बीच में। फिर से एक बार फाइनली इसको रिवाइज कर लेते हैं। बताइए, सबसे पहला व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एमपी आल्सो इंक्रीजेस, पहली बात। दूसरी बात, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एमपी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तीसरी बात, when TP is maximum then MP is क्या हो जाएगा, 0। देखिए आप, TP मैक्सिमम है, MP क्या है, 0 है। फिर उसके बाद अगर when TP starts falling MP becomes क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये 3 रिलेशनशिप
ये चारों रिलेशनशिप आप जो है याद रखिए टीपी और एमपी के बीच में। और इसी टीपी और एमपी के रिलेशनशिप के बेसिस पे, इसी टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप के बेसिस पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये लॉ जो है डिराइव किया गया, बताया गया। और ये लॉ क्या कहता है उसके बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है उसके बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर भी इसी को बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स। और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी इसको बोलते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी इसको बोलते हैं। तीन नाम इसके पहले तो आप समझ लीजिए। लॉ ऑफ क्या मैंने कहा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉ ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तीन नाम इसके हुए। ये लॉ की क्या बात बताता है? ये बताता है कि इन केस ऑफ फर्म हैज सिंगल वन फैक्टर कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स वेरिएबल, देन प्रोडक्शन इनिशियली, सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, आफ्टर दैट स्टार्ट्स फॉलिंग। ये तीनों स्टेज के बारे में लॉ ऑफ प्रोडक्शन हमारा बताता है या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा बताता है। स्टेज वन, स्टेज वन की अगर हम बात करें, तीन स्टेज में बांटता है ये हमारे पूरे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि इन केस ऑफ शॉर्ट रन, इन केस ऑफ फिक्स फैक्टर्स और कांस्टेंट, फिक्स फैक्टर्स और कांस्टेंट एंड वेरिएबल इनपुट्स आर चेंजिंग, वेरिएबल इनपुट्स आर चेंजिंग, इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में आपका सबसे पहले प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा और फिर क्या करने लगेगा? इट स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक, ध्यान रखिए, स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री। चलिए ये तीन स्टेज आपको बता दिए, कल इसके रीजन्स आप फाइंड आउट करके आइएगा कि क्या रीजन है इसके तीनों स्टेज। पहले क्या है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। किस रेट से इंक्रीज करता है? इंक्रीजिंग रेट से। दूसरा, प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग रेट। ध्यान रखिए दूसरे स्टेज में क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग रेट। तीसरे केस में क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन स्टार्ट्स, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? स्टार्ट्स फॉलिंग या डिमिनिशिंग। तीसरे स्टेज में क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन हमारा क्या करने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। ये तीनों स्टेजेस क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ शॉर्ट रन है या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स हैं। तीनों नाम एक ही है। अब बताइए शॉर्ट रन का आपने पढ़ लिया तो क्या लॉन्ग रन का भी हम लोग को जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? ठीक है, सिलेबस में वो थोड़ा सा है लेकिन हम आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ लॉन्ग रन, अगर लॉन्ग रन में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका क्या पैटर्न है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप इन तीनों स्टेज के, आप तीनों स्टेज में प्रोडक्शन पैटर्न क्यों इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, क्यों डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, क्यों स्टार्ट्स फॉलिंग हो रहा है, ये तीनों के रीजंस आप फाइंड आउट करके आइए, तब हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या किस तरीके से लॉन्ग रन के केस में हमारा प्रोडक्शन पैटर्न फॉलो होता है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? कॉस्ट पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद रेवेन्यू पढ़ने वाले हैं। अगर हम कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन तीनों पढ़ लेते हैं तो हमको लगभग प्रोड्यूसर्स बिहेवियर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर प्रोड्यूसर्स बिहेवियर या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को हम लोग देख के प्रोडक्शन बिहेवियर को भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं।
ठीक है, तो इतना इसको देखिए, आप इसके रीजंस को फाइंड आउट करके कल की क्लास में मिलिए। तब तक के लिए थैंक यू।